हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ पवन कॉमिक से। कॉमिक का नाम है वर्दी वाला चोर। तो वैसे इस कॉमिक का टाइटल कुछ ऐसा है और अभी मुझे पता नहीं है कि इस कॉमिक में होने क्या वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको कॉमिक सच में पसंद आती है। और मुझे पता है अगर आप कॉमिक पढ़ते हैं तो ज़रूरी आप भी कॉमिक्स के फ़ैन रहे हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। और ये है हमारी कॉमिक का टाइटल। कॉमिक का नाम वर्दी वाला चोर। इसके संपादक हैं देवकीनंदन शर्मा। कथाकार हैं कथाकार कौन है भाई, इनके कथाकार के ऊपर मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट कोई कांत लिखा है लास्ट में, लेकिन इसके चित्रकार हैं श्याम सिंह जगाता। चलिए अब इस कॉमिक की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर चौधरी एक कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। रोज की तरह वह आज भी अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि पास रखा हुआ फोन बज उठा। इंस्पेक्टर ने तुरंत रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और हेलो पुलिस स्टेशन अर्जुन नगर। इंस्पेक्टर, मैं राव हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर BS राणा बोल रहा हूँ। अस्पताल के मुर्दाघर में 4 लाशें चुरा ली गई हैं, आप तुरंत आ जाइए। इंस्पेक्टर शीघ्र आने को कहकर फोन बंद करके बाहर आ गया और ठीक 40 मिनट बाद मेडिकल ऑफिसर राणा के साथ अस्पताल के मुर्दाघर में खड़ा था। इंस्पेक्टर, जो लाशें चोरी गई हैं वह कल शाम को लाई गई थीं। जो लाशें आप देख रहे हैं वह अभी थोड़ी देर पहले लाई गई हैं। अजीब बात है, एक साथ 4 लाशों की चोरी। रामपाल, जब तुम अपनी ड्यूटी पर थे तो अंदर कितनी लाशें थीं? 4 लाशें थी साहब। फिर वह चोरी कैसे चली गईं? साहब, रात को लगभग 12 बजे एक लंबा सा व्यक्ति मेरे पास आया। इधर उधर की बातों के बाद उसने मुझे एक सिगरेट पेश की, जिसे पीते ही मैं बेहोश हो गया। मेरी बेहोशी तब टूटी जब वार्ड बॉय 2 लाशों को लेकर यहाँ आए और उन्होंने मुझे झंझोड़कर मुझसे शाम वाली लाशों के विषय में पूछा। उस लंबे व्यक्ति का हुलिया बताओ। साहब, वह व्यक्ति औसत से कुछ लंबा, जिस्म पर काला सूट और हैट से चेहरा छिपा हुआ था। चौधरी ने उससे अधिक न पूछा। वह एक बार फिर मुर्दाघर में गया और जब उसने कंपाउंड की ओर खुलने वाली खिड़की को गौर से देखा, ओह, खिड़की से बंधा रस्सी का टुकड़ा। लाशें एक एक करके रस्सी से नीचे उतारी होंगी और फिर रस्सी काट दी गई। फिर वह कंपाउंड में गया। रस्सी का शेष भाग यहाँ है। रस्सी के फंदे में लाश की गर्दन फंसाई होंगी। उस रस्सी का मुआयना करके चौधरी वहां से चला गया और जब वह एक सुनसान सड़क पर गुजर रहा था तो एक स्विफ्ट उसके पास से गुजरी। इंस्पेक्टर बाल बाल बचा। वह मोटरसाइकिल छोड़कर ढलान में कूद गया। उसने जवाबी फायर भी किया, किंतु जब तक फिएट दूर चली गई थी। चौधरी पूरे दिन उस फिपट को खोजता रहा। शाम को वह घर लौटा और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके दोनों बच्चे बरामदे में खड़े थे। गौरव, आज तो पापा ने हमसे बात ही नहीं करी। पापा परेशान लगते हैं। कमरे में आकर चौधरी बैठा ही था कि दोनों बच्चों ने उसे घेर लिया। पापा, आज तो आप अधिक ही परेशान नजर आ रहे हैं। यदि कहीं कोई बड़ी चोरी हुई हो तो आप हमें बताइए। चौधरी ने परेशानी का कारण बताया। बच्चे चोर को पकड़ने की जिद करने लगे। चौधरी को माननी पड़ी। ठीक है, तुम देश और कानून के लिए कुछ कर सकोगे तो मुझे भी खुशी होगी। सौरभ, तुमने पापा से कह तो दिया, पर चोर को पकड़ोगे कैसे? यह मुझ पर छोड़ दो भैया। दूसरी ओर एक बड़े हॉल में इस शहर के अस्पतालों एवं सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन इतने व्यक्ति मरते हैं कि फिलहाल हमें किसी दूसरे शहर के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कहते हैं बॉस। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है बॉस। बोलो नंबर 6, हम तुम्हारे सुझाव पर विचार करेंगे। बॉस, यदि हम विभिन्न इलाकों से लोगों को लाशें एकत्रित करने का काम सौंप दें और अच्छा मेहनताना दें तो हमारा काम और भी सरल हो जाएगा। सुझाव अच्छा है। इस संबंध में हम आज ही एक ठोस योजना बनाते हैं। वैसे आज यह मीटिंग यह कहने को बुलाई है कि लक्ष्य पूरा होने तक पुलिस को हमारे विषय में कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। चिंता न करें बॉस, यदि ऐसा हुआ तो उस पुलिस ऑफिसर की लाश भी यहाँ पहुंचा दी जाएगी। नहीं दोस्तों, इस काम की जिम्मेदारी तो हमने ली है। यह काम तो हम स्वयं करेंगे। उधर सेंट हॉस्पिटल में, लो भाई चुन्नीलाल, तुम्हारे घर के लिए एक और मुर्दा। चौको मत भाई, यह मुर्दा घर भी तो तुम्हारा घर ही है।
तुम यहाँ के चौकीदार हो? ओह, लाश तो किसी बूढ़े की है। था तो बेचारा जवान, लेकिन दवाइयां लेते लेते बूढ़ा हो गया। दोनों वार्ड बॉय लाश रखकर चले गए। उस लाश का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के बाद चुन्नीलाल स्टूल पर बैठकर सुस्ताने लगा। लोग कितनी तेजी से मर रहे हैं। सुबह से यह 8वीं लाश है। उसी समय डॉक्टर के वेश में एक व्यक्ति उसके पास आया। चुन्नीलाल, तुमने वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा लिया? मैं तो अच्छा भला हूँ साहब, मुझे इंजेक्शन की क्या जरूरत। चुन्नीलाल, अस्पताल में एक भयानक बीमारी फैल रही है, उसी से बचने के लिए हर व्यक्ति को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ओह, तभी मुर्दा घर में इतनी लाशें आ रही हैं। डॉक्टर ने चुन्नीलाल की बाह में इंजेक्शन लगाया। फिर तो डॉक्टर साहब, वह इंजेक्शन मुझे भी लगा दीजिए, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। चुन्नीलाल, अब तुम्हें उस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन लगते ही चुन्नीलाल का सर बड़ी जोर से चकराया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। दूसरी, गौरव और सौरभ पूरे दिन शहर की सड़क पर घूमते रहे। जब लाश चोर का कोई भी पता न लगा तो दोनों थक कर एक पार्क में बैठ गए। सौरभ पापा के सामने कितने बहादुर बन रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी श्रीमान? मुश्किल यह है गौरव कि वह चोर अपने पीछे कोई सूत्र भी तो नहीं छोड़ रहे। अभी गौरव की बात समाप्ति हुई थी कि तभी गौरव सौरभ के बराबर वाली बेंच पर बैठा एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहे थे। काम मुश्किल है साहब। तुम्हें कोई हत्या थोड़ी नहीं करनी है, बस एक लाश कहीं से लाकर भैरव शमशानी पहुंचानी है। और किसी ने देख लिया तो? मूर्ख हो, यदि कोई पूछे तो कह देना अपने संबंधी का दाह संस्कार करने आया हूँ। उस आदमी ने स्वीकृति से सर हिला दिया। लो, ये रखो 500 रुपए, बाकी रकम तुम्हें शमशान में मिल जाएगी। रुपए देकर दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा हो गया। गौरव ने सौरभ से कहा, फिर तो मार दिया पापड़ वाले को, हो जाओ शुरू। नहीं गौरव, हम इस व्यक्ति से कुछ नहीं कहेंगे। यदि हम भैरव शमशान में जाएं तो सभी चोरों को पकड़ सकते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चौधरी अपने रूम में बैठा, तभी फोन बजा। इंस्पेक्टर, चोर 1-2 लाशें नहीं, पूरी 8 लाश ले गए हैं, आप जल्दी आइए, मैं अभी आता हूँ। अजीब बात है, आज फिर लाशें चोरी हो गईं। और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर सेंट अस्पताल में खड़ा हुआ एक डॉक्टर से पूछताछ कर रहा था। इंस्पेक्टर, यह लाशें हमें उनके संबंधियों को सौंपनी थी, समझ नहीं आता उन्हें क्या जवाब देंगे। डॉक्टर, हम उन चोरों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन देकर चौधरी शव गृह की ओर चल पड़ा। और दूसरी ओर शमशान में बाउंड्री वॉल को फांदकर गौरव तथा सौरभ अंदर दाखिल हुए और एक झाड़ी के पीछे छिप गए। सौरभ, अब मुझे पूरा विश्वास है कि लाशें चोरों का अड्डा शमशान में है, तभी तो उस व्यक्ति ने लाश यहीं लाने को कहा है। वे दोनों इंतजार कर रहे थे, किंतु नहीं जानते थे कि शमशान में रहने वाला एक साधु उन्हें देख रहा था। पता नहीं वह व्यक्ति लाश लेकर कब आएगा, तो दिन तो छिपने ही वाला है। धैर्य रखो गौरव, जब सौदा हुआ है तो वह लाश लेकर जरूर आएगा। और वह साधु, ये दोनों बच्चे कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? और उसने कुटिया में पहुंचकर यह बात अपने साथी को बताई। निश्चिंत ही वे इंस्पेक्टर चौधरी के बच्चे होंगे, उनकी बहादुरी के किस्से मैंने खूब सुने हैं। फिर तो यह बहुत बुरा हुआ पीटर, अब क्या होगा? उनकी चिंता मत करो जोसेफ, मैं उन्हें देख लूंगा। थोड़ी देर बाद ही पीटर हाथों में पूजा की थाली लिए गौरव और सौरभ के पास पहुंचा। अरे, तुम यहाँ क्यों छुपे हो बैठे हो बच्चों? लो, यह भगवान का प्रसाद खाओ। प्रसाद? दोनों सोच में पड़ गए। चौंको मत, मैं इस शमशान के मंदिर का पुजारी हूँ, तुम्हें यहाँ देखा तो चला आया। गौरव विचार मग्न था। अचानक यह साधु यहाँ कैसे आ गया? अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। तभी सौरभ की आवाज ने उसे झंझोड़ दिया। क्या सोचने लगे गौरव, भगवान का प्रसाद नहीं लोगे? ले लो बच्चा, प्रसाद तो भगवान का आशीर्वाद होता है। साधु ने आग्रह किया तो प्रतिकूल असर पड़ा। बच्चों ने हाथ आगे कर दिए। लो बच्चों, ईश्वर करे तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो। प्रसाद खाकर गौरव और सौरभ वहीं बैठ गए। और यह मेरा सर क्यों घूम रहा है? और मेरा भी। तभी गौरव चीख पड़ा, धोखा! सौरभ, उस प्रसाद में बेहोशी की दवा मिली हुई है। ओह, हमें तुरंत ही कहीं से पापा को फोन करना होगा। दोनों जल्दी से चार दीवारी की ओर बढ़े, परंतु तभी एकाएक भयंकर विस्फोट हुआ।
दोनों गिरते ही बेहोश हो गए। उधर चार्ज रूम में बैठा इंस्पेक्टर चौधरी जैसे ही उठने को हुआ, उसी क्षण फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर कान से लगाया। इंस्पेक्टर चौधरी, हम आपको गौरव और सौरभ के बारे में सूचना दे रहे हैं। ओह, कहाँ है मेरे बच्चे और तुम कौन हो? मेरा परिचय छोड़ो, तुम्हारे बच्चे लिंक रोड नाल के पास बेहोश पड़े हैं। ओह, तुम शायद लाशों के चोर हो। ध्यान रखना, यदि बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुम सबको गोली मार दूंगा। और इंस्पेक्टर, यदि भविष्य में तुमने या तुम्हारे बच्चों ने हमारे विरुद्ध कुछ किया तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। इंस्पेक्टर चौधरी तुरंत कप से निकला और मोटरसाइकिल पर बैठकर लिंक रोड को चल पड़ा। यह अच्छी बात है कि गौरव सौरभ उन लोगों तक पहुंच गए थे। दूसरी ओर होश में आते ही गौरव तथा सौरभ खड़े हो गए। यह हम कहाँ आ गए? तुम जानते हो, हम उस साधु का प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। वही साधु हमें यहाँ डाल गया होगा। चलो कहीं से पापा को फोन करते हैं, यही ठीक रहेगा। गौरव और सौरभ चलते हुए सड़क पार आ गए और उसी समय इंस्पेक्टर चौधरी भी वहां पहुंच गया। ओह, ईश्वर की दया से तुम दोनों सकुशल हो, किंतु आपको हमारा पता कैसे लगा? किसी ने मुझे फोन कर बताया कि तुम दोनों यहाँ बेहोश पड़े हो। हाँ पापा, यह अच्छा हुआ पापा। अब आप जल्दी से भैरव शमशान चलिए। किंतु वहाँ क्यों? बेटे, मुझे विश्वास नहीं है कि वह लोग अब भी उस शमशान में होंगे, किंतु जब तुम कह रहे हो तो चलो। तो चलिए पापा। यदि वह साधु भी वहां हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। और फिर इंस्पेक्टर चौधरी अपने बच्चों सहित शमशान की ओर चल दिया। उधर उसी हॉल में नंबर 2, आज भैरव शमशान में जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट हो गया है कि पुलिस हमारी तलाश बड़ी सरगर्मी से कर रही है। अतः तुम लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। आप चिंता ना करें बॉस, पुलिस हमारे पास कभी नहीं पहुंच सकेगी। किंतु मुझे समझ में नहीं आता बॉस कि आपने उन बच्चों को छोड़ क्यों दिया। नंबर 4, उन बच्चों को छोड़कर मैंने इंस्पेक्टर चौधरी को यह बताया कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं, किंतु वह हमारी ओर बढ़ने की मूर्खता न करे। किंतु यदि उसने हमारी चेतावनी पर गौर न दिया तो मैं उन तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक कहते हैं बॉस। दूसरी ओर इंस्पेक्टर चौधरी ठीक आधे घंटे बाद अपने बच्चों सहित भैरव शमशान में एक सफाई कर्मचारी से मिला। ना है, यहाँ कई साधु रहते हैं जो थोड़ी देर पहले यहीं थे, अब कहाँ हैं? वह तो यहाँ से 1 घंटा पहले ही चले गए। कहते थे यह जगह हमारे योग्य नहीं। ठीक उसी समय गौरव और सौरभ कुटिया के भीतर निरीक्षण कर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता गौरव, यहाँ तुम क्या खोज रहे हो? जब आया हूँ तो कुछ न कुछ लेकर ही जाऊंगा। काफी निरीक्षण के बाद भी उन्हें कोई सुराग न मिला। आओ सौरभ, वह लोग चले गए हैं, बहुत चालाक हैं। इतने कि अपने पीछे कोई सूत्र ही नहीं छोड़ते। जब वे सब शमशान के बाहर आ गए, कुछ पता चला पापा? उस कर्मचारी ने कुछ बताया पापा? नहीं बेटे, कुछ नहीं। मुझे विश्वास था यहाँ कुछ ना कुछ होगा। आओ चलें। अगले दिन एक घटना, सिटी हॉस्पिटल का चौकीदार मुर्दाघर में लाशों की गिनती कर रहा था। 4 और यह औरत की लाश, कुल मिलाकर 5। उसी समय एक नकाबपोश चुपके से अंदर आया। यदि अपने स्थान से हिले तो गोली मार दूंगा। नहीं। चौकीदार ने घबराकर हाथ उठा दिए। नकाबपोश नायलॉन की रस्सी का बंडल उसकी ओर बढ़ाया। साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। सुनो, इस रस्सी का फंदा लाश की गर्दन में डालकर खिड़की से नीचे लटका दो और बकवास बंद करो, वरना मैं गोली मारकर तुम्हारी लाश को नीचे फेंक दूंगा। बेबस होकर चौकीदार को उसका आदेश मानना ही पड़ा। हे भगवान, मेरी नौकरी! और यह संयोग ही था कि उसी समय अस्पताल के 2 कर्मचारी एक लाश लेकर वहां आ गए। यह विष्णु इस समय अंदर क्या कर रहा है? कमरे में दूसरा आदमी कौन है? तब दोनों ने लाश छोड़कर अंदर झाँका। अगले ही क्षण अंदर के दृश्य को देखकर दोनों बुरी तरह चौंके। यह नकाबपोश कौन है? विष्णु एक लाश को नीचे क्यों लटका रहा है? दुर्भाग्यवश नकाबपोश की आहट मिल गई। फुर्ती से घूमकर उसने रिवॉल्वर उन दोनों कर्मचारियों पर तान दी। खबरदार, यदि एक भी शब्द मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? मेरा विषय में जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। चुपचाप यह लाश अंदर ले आओ। नहीं, यह ऐसा नहीं कर सकते। तुम लाशों के चोर हो। तुमने कई अस्पतालों में लाशें चुराई हैं। लगता है मरना चाहते हो। हाँ, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम गोली नहीं चला सकते, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर सभी कर्मचारी यहाँ दौड़े आएंगे और तुम पकड़े जाओगे। मैं कहता हूँ लाश को अंदर ले आओ और दरवाजा बंद कर दो। कहीं यह सचमुच ही प्रदीप को गोली न मार दे।
इस समय विनोद का मस्तिष्क कुछ अधिक ही तेज काम कर रहा था। उसने अपने साथी प्रदीप के कंधे पर हाथ रखा। बहस मत करो प्रदीप, हमें मरना नहीं चाहिए। मैं लाश अंदर लाता हूँ, तुम कायर हो विनोद। और फिर स्ट्रेचर कमरे में लाकर उसने स्ट्रेचर से नकाबपोश को इतनी जोर से धक्का मारा कि नकाबपोश पीठ के बल गिरा। किंतु अगले ही क्षण वह फुर्ती से उठा और उठते ही ठां गोली चला दी। विनोद और प्रदीप खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। अब मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। उसे जाते देखकर चौकीदार विष्णु कुछ देर तो सन्नाटे में खड़ा रहा, फिर पूरी शक्ति से चिल्लाया, चोर! शोर सुनकर अस्पताल के कर्मचारी आ गए। पकड़ो चोर, खूनी पकड़ो। क्या हुआ विष्णु? विनोद और प्रदीप को क्या हुआ? कहाँ है चोर? विष्णु ने सारी बात बताई। उधर जब गौरव और सौरभ अपने पापा के साथ चार्ज रूम में बैठे थे, सहसा फोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर चौधरी ने रिसीवर उठाया, अपना परिचय दिया और फोन पर जो कुछ सुना उससे बुरी तरह चौंक उठे। क्या हुआ पापा? दूसरी ओर की आवाज सुनकर आप परेशान क्यों हो गए? बताइए ना प्लीज। सिटी हॉस्पिटल में लाशों की चोरी होते होते बच गई। अस्पताल के 2 कर्मचारियों ने जब चोर को रोका तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया। सच तो यह है कि उन कर्मचारियों ने अपनी जान देकर लाशों की चोरी होने से बचाया है। एक बात बताइए पापा, इस शहर में ऐसे और कितने अस्पताल हैं? ऐसे अस्पतालों की संख्या 8 है। इसका मतलब वह चोर शेष अन्य अस्पतालों में भी जाएंगे। अतः होना यह चाहिए कि शेष अस्पतालों में सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात कर दिए जाएं। तुम्हारा सुझाव सही है, आज ही ऐसा व्यवस्था करता हूँ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चौधरी बाहर चला गया। गौरव और सौरभ भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। गौरव, यदि हम अपना एक दिन शहर के शेष अस्पतालों के शव गृह में व्यतीत करें तो कैसा रहेगा? पागल हो गए हो? मुर्दों के बीच रहेंगे। बुरा क्या है, चोर तो शेष अस्पतालों में जाएंगे ही, जैसे ही वह हमें लाश समझकर उठाएंगे। यह आइडिया मेरी समझ से बाहर है। तो फिर दूसरा आइडिया यह है, उस फिएट या उस साधु की तलाश। तुम उस साधु को पहचान सकते हो? जानते हो उसने नकली दाढ़ी मूंछें लगा रखी थी। बिल्कुल, मगर उसके माथे का प्याव का निशान और उसके पांव की लड़खड़ाहट तो नकली नहीं होगी। और जब वह फुटपाथ के सहारे आगे बढ़ रहे थे तभी पीछे से एक फिएट आई और उन पर गोली चला दी। गौरव बाल बाल बचे, गोलियां ऊपर से गुजर गईं। गौरव और सौरभ कुछ क्षणों तक तो सन्नाटे की स्थिति में खड़े रहे, किंतु गौरव ने जल्दी ही स्वयं को संभाल लिया और एक टैक्सी को रोक लिया। अंकल, वह काली फिएट का जा रही है, हमें उसका पीछा करना है। बैठो। दोनों फुर्ती से कार में बैठ गए। टैक्सी उस फिएट के पीछे दौड़ने लगी। गौरव, फिएट का पीछा करने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि चोर कहाँ रहते हैं। टैक्सी पूरी गति से दौड़ रही थी। फिएट और टैक्सी के बीच दूरी पल पल कम हो रही थी। बच्चों, आखिर तुम उस फिएट का पीछा क्यों करना चाहते हो? उसके अंदर हमारे अंकल हैं जो आंटी से लड़कर भाग रहे हैं। यदि आपने हमें उन तक पहुंचा दिया तो किराए के अलावा इनाम भी मिलेगा। पीछा होता रहा। फिएट और टैक्सी के बीच दूरी केवल 5 मीटर रह गई थी। काश हम फिएट को रोक पाते, किंतु यह दूसरी दूरी और भी कम हो पाती। इससे पहले ही फिएट से चली गोलियों ने टैक्सी के टायरों को बस्ट कर दिया। टैक्सी लड़खड़ाकर रुक गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर अपना माथा पीटा। सत्यानाश, अब मैं यह नुकसान कैसे पूरा करूंगा? और गौरव और सौरभ, चलो गौरव, हो गया फिएट का पीछा, अब नीचे उतरो। मैं नहीं जानता था कि ऐसा भी होगा। और दोनों टैक्सी से बाहर आ गए। गौरव ने ड्राइवर को समझाया, आप चिंता न करो अंकल, हम अभी पापा को फोन करते हैं, वह यहाँ आकर आपकी टैक्सी ठीक करा देंगे। बहुत खूब, तुम्हारे अंकल ने मेरे टायर का बेड़ा गर्क कर दिया और तुम्हारे पापा ठीक करवा देंगे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। गौरव और सौरभ एक ओर को चल दिए। दूर चली गई फिएट अब एक साय जैसी दिख रही थी। सौरभ, अफसोस की बात है, हम कुछ नहीं कर सके। गौरव, उस फिएट का पीछा करते समय हमें सोचना चाहिए था कि उसके पास रिवॉल्वर भी हो सकती है। उधर चार्ज रूम में बैठा इंस्पेक्टर चौधरी विचार मग्न था। पूरे दिन की भागदौड़ ने उसे बुरी तरह थका दिया था। पता नहीं ये लोग लाशों का क्या करेंगे। तभी फोन की घंटी ने उनकी विचारधारा तोड़ दी। हेलो इंस्पेक्टर चौधरी, एक शुभ समाचार है मिस्टर चौधरी, हमने बच्चों को आज भी जीवित छोड़ दिया है। इंस्पेक्टर चौधरी चौंक पड़ा। तुम?
मिस्टर चौधरी, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हमारी ओर बढ़ने की कोशिश मत करना। बंद करो बकवास। मैं पूछता हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही सेंट जॉन्स रोड पर थे, अब कहाँ होंगे यह हम नहीं जानते। किंतु सुनो इंस्पेक्टर, हमारी दूसरी और अंतिम चेतावनी है। यदि तुम्हारे बच्चों ने फिर ऐसी गलती करी, तुम उनकी लाश भी ना पा सकोगे। इसके साथ ही कॉल कट हो गई और चौधरी बड़बड़ाता हुआ बाहर आ गया। रिसीवर रखकर इंस्पेक्टर चौधरी खड़ा हो गया। हे भगवान, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। थोड़ी देर बाद उनकी मोटरसाइकिल शहर के विभिन्न सड़कों पर दौड़ रही थी। अपने बच्चों को ऐसा करने से मुझे रोकना चाहिए, वरना ये मेरे लिए सरदर्द हो जाएंगे। उस समय सौरभ और गौरव एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। सौरभ, भैया पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो चलो चाय के साथ सैंडविच। और सौरभ ने वेटर को ऑर्डर दिया, किंतु अगले ही क्षण जब उनके कानों में आने वाली मेज पर बैठे व्यक्ति को देखा, वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने गौरव का हाथ दबाया। गौरव, वह साधु यही है, कोने वाली मेज पर। मैं उसे लाखों में भी पहचान सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हो? गौरव ने दूसरों से नजरें बचाकर उस ओर उंगली से इशारा किया। हाँ, माथे पर घाव का निशान है, रंग भी गोरा है। वही है सौरभ, वही है। मुझे लगता है कि हम पर नजर रख रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस पर नजर रखते हैं। हमें इस संबंध का पापा को सूचित करना चाहिए। यह साधु हमें धोखा भी दे सकता है। यह काम मैं करता हूँ। बाहर एक पब्लिक बूथ है। किंतु उसी क्षण पूरा हॉल धमाके की आवाज से गूंज उठा। चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए मेजों से उछलते हुए दूर द्वार की ओर भागे। गहरे धुएं के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। लोगों का दम घुटने लगा। हॉल में केवल चीख पुकार ही गूंज रही थी। स्थिति समझकर सौरभ ने गौरव का हाथ पकड़ लिया। जल्दी करो गौरव, सामने काउंटर है, दाईं ओर दरवाजा है। मुझे लगता है हॉल में जहरीली गैस फैल गई है। किसी प्रकार घिरते पड़ते दोनों हॉल से बाहर सड़क पर आ गए। लगता है हम फिर धोखा खा गए। मैं पापा को फोन करता हूँ, तुम यहीं ठहरो। कहते हुए सौरभ बूथ की ओर भागा। निकट ही पब्लिक टेलीफोन बूथ था। सौरभ ने अंदर घुसकर कोतवाली का नंबर डायल किया। देखिए, मैं हनी रेस्टोरेंट से सौरभ बोल रहा हूँ। यहाँ हॉल में एक बम विस्फोट हुआ है, फौरन पहुंचिए। यह घाव वाला व्यक्ति कहाँ गया? मुझे लगता है वह उसी समय चला गया होगा। हॉल से मुश्किल से 15-20 व्यक्ति निकले हैं, किंतु वह उनमें नहीं था। हॉल के अंदर फैला हुआ धुआं अब चढ़ चुका था। गौरव तथा सौरभ ने एक साथ हॉल के अंदर प्रवेश किया। उफ, यहाँ तो 20 लोग बेहोश पड़े हैं। सौरभ, धुआं कितना जहरीला था। मेरी समझ नहीं आता कि उस साधु को यह सब करने की क्या जरूरत थी। तभी पुलिस आ गई। बेहोश लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चौधरी भी वहां मौजूद था। गौरव सौरभ की पूरी बात सुनकर, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अब तुम लोग घर जाओगे और आराम करो। आप तो नाराज हो गए पापा। भला हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया? सबसे बड़ा अपराध यही है कि तुम ऐसे खतरनाक लोगों के पीछे पड़े हो जिनकी वजह से शहर की पुलिस परेशान है। और हमने निश्चय किया है पापा कि हम उन लोगों को कानून के हवाले करके चैन से बैठेंगे। पापा, हमने उन्हें पकड़ने की कसम खाई है। सुनकर इंस्पेक्टर चौधरी को खुशी हुई, पर उनके बच्चों के सामने खुशी जाहिर नहीं की। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। इतने बड़े केस को साधारण केस समझ रहे हो? बड़बड़ाते हुए चौधरी हॉल के अंदर चला गया। गौरव सौरभ वहीं रह गए। अब क्या करना है गौरव? रात हो गई है, इसीलिए घर पहुंचकर आराम करना चाहिए। उधर बड़े हॉल में, तुम मूर्ख हो पीटर। तुम्हें चाहिए था कि जहरीली गैस के बम से पहले उन दोनों बच्चों को गोली मार देते। अब कहाँ हैं वे दोनों? बॉस, मैं तो अपना काम करके हॉल से बाहर आ गया। मेरे लिए यही उचित था। ठीक है पीटर, किंतु उन बच्चों पर नजर रखोगे और उन्हें देखते ही गोली मार दोगे। ऐसा ही होगा बॉस। दूसरी ओर गौरव और सौरभ अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। नींद नहीं आ रही सौरभ? अरे, जब लेटे रहोगे तो नींद आ ही जाएगी। सौरभ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बताओ। देखो, रेस्टोरेंट में जहरीली गैस के बम का विस्फोट इसलिए किया गया ताकि एक ही समय में बहुत से लोगों को खत्म किया जा सके। पापा की रिपोर्ट के अनुसार वे सभी अब तक बेहोश हैं। उनके बचने की कोई आशा नहीं है। निश्चित ही उनके मरते ही उनकी लाशें शवगृह में रखी जाएंगी।
यदि वह सब रात में मरते हैं तो सुबह तक लाशों को शवगृह में ही रखा जाएगा। बिल्कुल। और फिर पहले की तरह उन लाशों को भी चुरा लिया जाएगा। अब तो मेरा आइडिया सुनो। और फिर गौरव का आइडिया सुनकर सौरभ भी उछल पड़ा। किंतु उसी रात लाशों की चोरी की एक और घटना सेठ मुकंदर लाल हॉस्पिटल में घट गई। खबरदार, यदि अपने स्थान से हिले तो गोली मार दूंगा। मुझसे क्या चाहते हो? उन चारों लाशों को बांधकर नीचे लटका दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। नकाबपोश ने धमकी दी। तब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मारकर यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। बेबस होकर चौकीदार को उनकी बात माननी ही पड़ी। चौकीदार ने आज्ञा का पालन किया। वह लाश को खिड़की से लटकाने लगा। नकाबपोश उसकी रिवॉल्वर ताने रहा। जल्दी करो, बीच खड़े मेरे साथियों के साथ अधिक समय नहीं है। समझ में नहीं आता ये चोर लाशों का क्या करेंगे। और जब सभी लाशें नीचे लटक जा चुकी थी, नकाबपोश ने फुर्ती से पीछे हटकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नकाबपोश के जाते ही चौकीदार ने नीचे झांका। चारों लाशें स्टेशन वैगन में डालकर ले जाई जा रही हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। तब पूरी शक्ति से चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, वह लोग लाशें चुराकर भाग रहे हैं। चौकीदार की आवाज सुनकर अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पाते उससे पहले ही स्टेशन वैगन गेट से बाहर निकल गई। अपराधी भाग गए। अब हम लोग क्या जवाब देंगे? हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर चौधरी को अपने ऑफिस में बुलाया। आश्चर्य है मिस्टर चौधरी कि पुलिस अभी तक उन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यदि ऐसा ही रहा तो जनता का पुलिस की व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर चौधरी, मुझे कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए, और वह भी बहुत जल्दी। ठीक है सर। इंस्पेक्टर चौधरी कक्ष से बाहर आ गया। दूसरी ओर लाशों के चोरों के विषय में गौरव और सौरभ ने जो योजना तैयार की उसे कार्य रूप देने के लिए वे दोनों शाम को घर से निकले तो सामने से आते ही इंस्पेक्टर चौधरी ने उन्हें देख लिया और मोटरसाइकिल रोक दी। लगता है तुम दोनों फिर उन चोरों की तलाश में निकले हो। नहीं पापा, आपकी सलाह मानकर अब हम उनके विषय में सोचना छोड़ दिया है। हम तो इस समय अपने दोस्त राजू की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं। और पापा, चूंकि पार्टी देर रात तक चलेगी इसीलिए हम घर सुबह ही लौटेंगे। हमने मम्मी से आज्ञा ले ली है। उधर सिविल हॉस्पिटल में हनी रेस्टोरेंट में बेहोश हुए व्यक्तियों को उपचार के लिए लाया गया था। उनमें से केवल 2 ही बच पाए। शेष ने दम तोड़ दिया। रात का समय था, अतः सबकी लाशों को शवगृह में रख दिया। चौकीदार ने लाशों का विवरण दर्ज किया और बाहर आकर बैठ गया। आज पहला दिन है जब इस मुर्दा घर में एक साथ ही इतनी लाशों को रखा गया है। किंतु वह नहीं जानता था कि उन लाशों में सौरभ और गौरव भी छिपे हुए थे। चौकीदार ने उन्हें मुर्दा ही समझा। हालांकि हिलना डुलना नहीं गौरव, यदि उन चोरों को हमारे मुर्दा होने पर संदेह हो गया तो फिर खैर नहीं। तुम चिंता मत करो सौरभ। तभी एक डॉक्टर वहां आया और लाशों को देखने के बहाने से पूरन चौकीदार को अंदर ले आया। और फिर चौकीदार, अब लाशों को एक एक करके रस्सी से बांधकर नीचे लटकाओ। तुम कौन हो? बहस करोगे तो गोली मार दूंगा। जल्दी करो, लाशों को बांधो। अब मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा? चौकीदार घबरा गया और आदेश मानने लगा। और जब उस डॉक्टर जैसे व्यक्ति का काम पूरा हो गया तो उसने जल्दी ही मुर्दाघर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। पूरन चीख भी न सका और केवल आंखें फाड़कर बंद दरवाजे को देखता रहा। उधर सौरभ और गौरव उसी स्टेशन वैगन में छिपे जो सिविल हॉस्पिटल के लाशों को लेकर तेजी से दौड़े जा रहे थे। योजना तो अच्छी रही, इससे एक फायदा होगा। इस प्रकार हम उन चोरों के अड्डे तक पहुंच जाएंगे। लगभग 1 घंटे बाद स्टेशन शहर की घनी आबादी से दूर एक बंगले में दाखिल होकर गैराज में घुसी। लाशों के साथ गौरव और सौरभ को भी उस तहखाने में उतारा गया। वहां और भी लाशें थीं। 4 व्यक्ति इस कार्य में लगे थे और पास ही खड़ा एक नकाबपोश उन्हें आदेश दे रहा था। ठीक है, लाशों को एक दूसरे पर रखकर अलग अलग रख दो। उसी तहखाने में नकाबपोश के दाईं ओर मेज पर 2 स्टैन गनें रखी थीं। लाशों के रूप में पड़े गौरव और सौरभ की नजरें उन्हीं स्टैंगन पर जमी थी। यदि किसी प्रकार से स्टैंगन काबू आ जाए तो काम मुश्किल होने पर भी असंभव नहीं। और फिर दोनों एक साथ जंप लगाकर स्टैंगन ने हत्या ली। नकाबपोश या वे चारों कुछ समझ पाते उससे पहले ही, खबरदार, यदि कोई भी हिला तो गोलियों से भून देंगे।
तुम सब लोग सामने खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठा लो। देखते ही उन सब के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। गौरव, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम सावधान रहना, यदि कोई गड़बड़ करे तो गोली मार देना। चिंता मत करो सौरभ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। गौरव ने जब तक उन सभी को कवर कर रखा था, 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब नकाबपोश की नकाब उतारे गई तो वह कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर चौधरी था। यह देखकर पुलिस ऑफिसर और फिर गौरव बुरी तरह चौंक पड़े। पापा, आप? अर्थात लाशों की चोरी आप करते थे? अगली सुबह कोतवाली में इंस्पेक्टर चौधरी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया, अक्सर मैं रातों में अमीर बनने के सपने देखता था। एक विदेशी ने धन कमाने की योजना मेरे सामने रखी। उसने कहा एक लाश के बदले वह मुझे 5,000 रुपए देगा। उसके देश में मानव कंकाल का मूल्य 5 से 10,000 डॉलर तक है। वह पर मैं जानता था जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है। कहते कहते इंस्पेक्टर चौधरी रो पड़ा, पर उसके रोने से उसका गुनाह का माफ तो नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हो जाती है ये कॉमिक खत्म। तो बताइए आपको ये वर्दी वाला चोर कॉमिक कैसी लगी? मुझे कॉमिक पसंद आती है। हर बार मैं लास्ट में ये बोलती हूँ कि मुझे ये कॉमिक पसंद आई। कभी कभी किसी कॉमिक की स्टोरी भले आपको पसंद ना आई हो, लेकिन कॉमिक के पीछे की गई हुई मेहनत पूरी पूरी नजर आती है। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। फिलहाल अभी दिवाली का टाइम है, पटाखे बहुत चल रहे हैं। बताइए आप लोगों ने दिवाली कैसी मनाई? और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।